दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर के अंदर जो अपडेट थी कि जिसमें अनिल अंबानी के बहुत ज़्यादा करीबी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अब उसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा की तरफ से। उन अधिकारियों का क्या संबंध है अनिल अंबानी से, उसकी सारी डिटेल जानकारी आ चुके। इसके अलावा अनिल अंबानी अपने बैंकों का सारा जो कर्ज है उसका सेटलमेंट करना चाहते। उन्होंने एक बड़ी रकम यानी 8,000 करोड़ रुपए देने का ऑफर भी दिया है। तो क्या है पूरी अपडेट, किस तरह से वो इस पूरी झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। बड़े फंड हाउस ने काफ़ी सारी खरीदारी की है। ऐसे में क्या रिलायंस पावर आने वाले समय बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 28.69 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.73% की गिरावट देखने को मिली। तो पॉजिटिव माहौल में गिरावट इसलिए हुई क्योंकि खबरें निकल के आ रही है कि अनिल अंबानी के ऊपर शिकंजा और कस गया है। तो थर्सडे की क्लोजिंग 28.90 पर थी और यहाँ पे कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई थी 28.87 पर। अब यहाँ पे देखिए ये 28.51 का लो बना दिन का, लेकिन ये अच्छी बात इसमें है कि 29.48 का इसने हाई भी बनाए। यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफा गिरावट का माहौल है, खरीदारी भी हुई थी, लेकिन जो बिकवाली वालों का जोर ज़्यादा रहा जिसकी वजह से थोड़ा स्टॉक नीचे है। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप ये देख ही सकते हो कि बहुत कम समय में अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। 20.23 बनाया था अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले इसने 20 रुपये का लो, और वहाँ से लगभग 30 रुपये तक पहुँच गया स्टॉक। तो ये रिटर्न बहुत बेहतर है। 20 का स्टॉक 30 पे नहीं, आप समझ सकते हो लगभग 40-50% का रिटर्न काफ़ी कम समय में। तो जो बड़े इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि रोज़ यहाँ पे माहौल बदलता है। अभी फ़िलहाल 76 का ही बना हुआ है, जिससे स्टॉक काफ़ी दूर है। अभी उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छी रफ्तार फिर बनेगी प्रॉफिट बुकिंग के बाद। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रिलायंस पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, जो मीडिया में खबरें निकल कर आई थी उसको लेकर इन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दे दिया है। जो मीडिया में लगातार खबरें निकल के आ रही थी कि रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा के जो बड़े अधिकारी है जिनका संबंध अनिल अंबानी से, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो रिलायंस ग्रुप से संबंधित जो बातें निकल के आ रही उसको हम क्लेरिफाइड करना चाहते हैं। तो मिस्टर अमिताभ झुनझुनवाला, जिनके ऊपर ये अब कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, उन्होंने ऑलरेडी सितंबर 2019 में ही कंपनी को छोड़ दिया था। यानी 7 साल हो गए, वो अब रिलायंस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ये बात क्लियर कर ले। तो उन्होंने फिलहाल आप देखें तो ये कह दिया है कि किसी भी ग्रुप की कंपनी से उनका कोई भी संबंध नहीं है, वो एसोसिएट नहीं है उनसे। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में उनके पास कोई भी पोजीशन नहीं है। वो ऑलरेडी 7 साल पहले कंपनी छोड़ चुके हैं। तो ये देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे रिलायंस ग्रुप में अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन अब वो समय पीछे रह गया। 2019 में ही कंपनी उन्होंने छोड़ी है और अब उनकी जो गिरफ्तारी हुई है पुराना मामला है क्योंकि अब वो ताज़ा व कंपनी के अंदर कोई सेवाएं नहीं दे रहे। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो ऑलरेडी इस कंपनी में अब नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर अमित बापना, उन्होंने भी एक रिलायंस ग्रुप को ऑलरेडी दिसंबर 2019 में छोड़ दिया था। तो 2 गिरफ्तारियाँ उसमें अमित बापना का नाम है। वो भी 7 साल पहले कंपनी को छोड़ चुके और ग्रुप की किसी भी कंपनी से उनका कोई भी एसोसिएशन नहीं है। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में उनके पास फिलहाल किसी प्रकार का कोई भी पद नहीं है, ना वो इससे जुड़े हुए हैं। पहले ज़रूर वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे रिलायंस कैपिटल में, लेकिन अब आप देख सकते हो कि वो दौर खत्म हो चुका है। वो डायरेक्टर भी थे रिलायंस होम फाइनेंस में, तो बिल्कुल बड़े पद के अधिकारी थे। लेकिन वो 2019 तक, उस समय तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, कंपनियाँ ये डूबी भी है। उसके बाद में उन्होंने कंपनियाँ छोड़ी है, सारी कंपनियाँ भी देख सकते हो, रिलायंस होम फाइनेंस हो, रिलायंस कैपिटल वगैरह, ये सारी कंपनियाँ ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो अब अनिल अंबानी का उनसे कोई लेना देना नहीं, पुराना मामला है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि रिलायंस पावर और रिलायंस ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा है और 50 लाख शेयर होल्डर है जो इनसे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे जो कस्टमर और कंज्यूमर इनसे जुड़े हुए हैं। रिलायंस इंफ्रा का आप देखिए एक लार्जेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पार्ट्स कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, और बहुत सारी सेवाएं दे रही है पावर सेक्टर में।
रोड, हाईवेज़, रेल, मेट्रोज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर, सभी जगह कंपनी का कामकाज है और बहुत सारे कंपनी है जो सरकारी टेंडर भी प्राप्त कर रही है। तो बिल्कुल ये उनका कहना है कि चाहे वो रिलायंस इंफ्रा या रिलायंस पावर दोनों ही बेहतर तरीके से काम करी है। रिलायंस पावर की इस समय देखें तो इंस्टॉल कैपेसिटी 5305 मेगावाट की है, इंक्लूडिंग इसमें 4000 मेगावाट का 7 साल अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। तो उनका यही कहना है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है, दोनों कंपनियों का इसका कोई लेना-देना नहीं है और इसीलिए जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही है, उसको आप सीरियसली ना लें। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो 8000 करोड़ रुपीज़ दे के एक वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो अनिल अंबानी उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट को बैंकों ने फ्रॉड घोषित किया है। तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी इससे जुड़ी प्रोसीडिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। तो ये देख सकते हो कि रिलायंस कम्युनिकेशन की ओर से याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और अनिल अंबानी की याचिका को खारिज किया है। तीनों बैंकों ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन खातों को फ्रॉड घोषित किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फ्रॉड टैगिंग के प्रोसेस को जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बैंकों ने कर्ज फॉरेंसिक रिव्यू के बाद अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन खातों को फ्रॉड कैटेगरी में डाला था। अनिल अंबानी के अगुवाई वाली एडीजे ग्रुप पर 30,000 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड का आरोप है। तो सुप्रीम कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, श्याम दीवान और नरेंद्र हुडा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एस पंचोली की पीठ के सामने दलीलें रखी अपनी। उनका कहना था कि आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक खातों का फाइनेंशियल ऑडिट केवल एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट ही कर सकता है, लेकिन इस मामले में बीडीओ इंडिया एलएलपी को फॉरेंसिक ऑडिट नियुक्त करने का जो काम है इस पूरे मामले में उल्लंघन किया गया, क्योंकि वो सीए नहीं है। तो सीए नहीं है तो उन्होंने इसकी ऑडिट कैसे कर ली। उनका तर्क था कि किसी खाते को फ्रॉड घोषित करने के गंभीर सिविल और क्रिमिनल परिणाम होते हैं, इसलिए नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि यह बैंक लोन से हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी और गबन का मामला है। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि बम्बई हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच ने जो फैसला किया है उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, यानी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तीनों बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक के कंसोर्टियम की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, उसकी भारत और विदेशों में अच्छी प्रतिष्ठा है। बेंच ने कहा कि डिवीजन बेंच ने फ्रॉड टैगिंग की कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले पर विस्तार से विचार किया। उनका कहना है कि याचिकाकर्ताओं के पास प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता है। तो याचिकाकर्ता की ओर से सिब्बल ने दलील दी कि किसी का अकाउंट फ्रॉड घोषित करने का मतलब होता है कि व्यक्ति या कंपनी कोई भी वित्तीय सहायता नहीं ले पाएगी। इस पर बेंच ने कहा कि अगर आपके खातों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया में कोई खामी है तो इस मामले में आपको नए सिरे से ऑडिट करवाने का अधिकार होगा, आप फिर से ऑडिट करवा सकते हैं। यहाँ पे अंबानी और आरकॉम को राहत दिलाने में नाकाम रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि अंबानी बैंकों के साथ बातचीत करने और बकाये का निपटारा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बैंकों ने पहले भी इस मामले का निपटारा किया है। मैं निपटारे के लिए 5000 से 8000 करोड़ रुपये देने की पेशकश कर सकता हूँ, प्लीज़ इसे कोर्ट रिकॉर्ड पर ले। तो अनिल अंबानी ने कहा है कि वो 5000 से लेकर 8000 करोड़ रुपये देके इस पूरे मामले का सेटलमेंट करना चाहते हैं। इस पर मेहता ने अंबानी के सेटलमेंट की इच्छा से जुड़े बयान को रिकॉर्ड किए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल पूरे मामले को फिर से खोले और नए मुकदमे शुरू करने के बहाने के तौर पर किया जाएगा। बेंच ने अंबानी का बयान रिकॉर्ड किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। तो कुल मिला के देखिए, अनिल अंबानी इस मामले से निकलना चाहते हैं, वो 8000 करोड़ तक देना चाहते हैं, लेकिन अब देखिए राहत अभी तक मिल नहीं पाई है। यहाँ पे हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 24.98% मार्च में। एफआई ने होल्डिंग लेकिन बढ़ा दिया। देखिए 13.25% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 14.12% हो चुकी है। एफआई की संख्या लेकिन कम हुई है, पहले 464 थे जो घट के 456 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 0.46% की होल्डिंग थी जो बढ़ के मार्च में 0.56% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की संख्या लेकिन अनचेंज है 54 पे। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, 16.30% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 17.24% हो चुके हैं। यानी एफआईडी और म्यूचुअल फंड जब ने सबकी जम के खरीदारी हुई है, इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर ने अपने शेयर बेचे। तो यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी बहुत बड़ी गलती कर ली है। कोई अच्छी कंपनी जिसका आने वाले समय प्रदर्शन बेहतर होगा, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।